Hello everyone. In the previous lecture we have discussed the various types of shape memory alloys like not shape memory, different types of smart materials. So first one was the shape memory alloy, second was the piezoelectric materials. So these things are the different types of shape memory alloys we have discussed in the previous lecture. Now we will be discussing the shape memory alloys in detail and their application in medical industry, aerospace industry and the production industry. Okay. So shape memory alloys, you can say the type of alloy or the type of materials which remains. Shape memory remains. Shape means their shape. Memory means remembering thing. Remember alloys. So the type of alloy which remember their shape. एक ऐसे मटेरियल्स, ऐसे अलॉयज हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम स्मार्ट मटेरियल बोलते हैं. वो क्या करते हैं, अपनी शेप को रिमेंबर रखते हैं, याद रखते हैं कि भाई हम इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इस पर्टिकुलर कंडीशन पे हमारी शेप ये वाली है. वेदर दे आर एक्सपेंडेड, दे आर इन द एक्सपेंडेड कंडीशन और दे आर इन द कंप्रेसिंग कंडीशन. ओके, so the shape memory alloys are one of the most well known type of smart materials and they are found extensive use in the 17 years since their discovery. स्मार्ट मटेरियल, मैंने आपसे बोला स्मार्ट मटेरियल्स नए नहीं है, स्मार्ट मटेरियल्स पुराने हैं, बस ये कि नाम उनके अलग अलग हैं. शेप मेमोरी अलॉयज बहुत ज्यादातर यूज किए जाते हैं आज की इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा ही यूज किए जा रहे हैं. ठीक है, अब वो बताएंगे किस तरीके से उनका एप्लीकेशन विद डायग्राम, फोटोज के वगैरह आप लोगों को दिखाऊंगा. तो शेप मेमोरी अलॉयज आप याद रखना कि शेप मेमोरी अलॉयज जो होते हैं वो मोस्ट वेल नोन टाइप ऑफ स्मार्ट मटेरियल्स हैं and they are generally found the extensive uses. They are not only used in a single industry, but they are also being used in a number of industries like aerospace industries, like in the medical industry and production industries. Okay, since the 16 years their discovery, जब से वो डिस्कवर किए गए उसके 70 साल तक, 7 साल के आसपास काफी टाइम हो गया, वो अभी तक यूज किए जा रहे हैं. तो अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो शेप मेमोरी अलॉयज अगर हम बात करेंगे उनका नाम क्लियर है, shape memory alloys. The type of material, the type of alloys which remember their shape according to the surrounding conditions. ठीक है, और at some required temperature or at some required pressures. ठीक, चलिए. So first we will be just looking the you can say history of these shape memory alloys, and in the next slides we will be discussing the shape memory alloys as SMAs. okay, आगे जो भी होगा उसमें हम लोग shape memory alloys को क्या पढ़ेंगे. चलिए, so shape memory alloys, shape memory transformation was first observed in 1932. ठीक है, सबसे पहले ये 1932 के आसपास इसको डिस्कवर किया गया था, जो कि गोल्ड और कैडमियम में देखा गया था. गोल्ड एंड कैडमियम, ठीक है, अलॉय गोल्ड और कैडमियम का जो अलॉय था उसमें देखा गया था. उसके बाद ये ब्रास में भी देखा गया 1932 के अंदर. शेप मेमोरी अलॉयज अफेक्ट वाज सीन इन द गोल्ड कैडमियम अलॉय इन 1951, बट दिस वाज द लिटिल यूज. इनिशियली जब ये डिस्कवर किए गए थे शेप मेमोरी अलॉयज तो इनको ज्यादातर यूज नहीं किया जाता था, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज शेप मेमोरी अलॉयज हमारी प्रैक्टिस में आया, जो ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, वो है जो उसका जो एग्जिस्टेंस हुआ वो 1962 के आसपास आया. एंड इक्को एटोमिक अलॉय टाइटेनियम एंड निकेल वाज फाउंड टू एग्जिबिट द सिग्निफिकेंट एसएमईज एंड निटिनॉल सो नेम्ड. ठीक है, तो जो बहुत ज्यादातर कॉमनली यूज जो आपका मटेरियल हुआ शेप मेमोरी अलॉयज जो फॉर्म किए गए, अलॉयज मतलब दो मटेरियल से, मतलब मोर देन वन और एक से ज्यादा मटेरियल से मिलकर के कंबाइंड फॉर्म में जो बनाएगा. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं. कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अलॉय एंड कंपोजिट. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको एक बार बता देता हूं कि इन दोनों में क्या क्वेश्चन है. वाइवा अगर कभी हुआ तो पूछा जा सकता है, अगर आपने कंपोजिट पे काम किया तो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अलॉय में और कंपोजिट में डिफरेंस क्या, बेसिक डिफरेंस. फर्स्ट आई एम आस्किंग टू यू, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए अलॉय एंड अ कंपोजिट. होते कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स है, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ, टेल मी. तुम लोग शांत हो गए. 1841 HSS का नाम सुना है या नहीं सुना है? मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में भी दिया था, टेस्ट उसमें, क्विज में. आपको परसेंटेज याद नहीं होगी. इसमें ये क्या होता है, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, कार्बन होता है कि नहीं.
बताइए अरे आंसर। सर, जो अलॉय होते हैं उसमें सर मेटेलिक होते हैं कंपोनेंट। अच्छा। ठीक है सर। हाँ। एंड कंपोजिट में नॉन मेटेलिक भी ऐड हो सकते हैं। हाँ। ठीक है। एंड सर जो अच्छा, आपका अलॉय में। कंपोजिट होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। हाँ, हेट्रोजेनियस और अलॉय। ठीक है सर। और जो आपका अलाउ होता है वो हमेशा होमोजीनियस कंपोजिशन होता है उसमें सर। ओके। अच्छा, आपने पहला पॉइंट बताया कि सर ये जो आपका अलॉय है, अलॉय जो है आपका वो क्या बोलते हैं, मेटल्स होते हैं इसमें, है ना? मेटल होता है। नॉन मेटल इसके अंदर हो सकता है कि नहीं? बताओ। बोलो। नहीं बोलोगे क्या? सर बोल तो रहे हैं। तो मैंने पूछा क्या इसमें नॉन मेटल नहीं हो सकता अलॉय के अंदर? सर हो सकता है, क्योंकि अगर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस दोनों है सर, पॉसिबिलिटी है। बेसिक डेफिनेशन क्या होगी अलॉय की? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टू मेटेलिक मटेरियल्स। कंपोनेंट्स। ये तो है, वो यस सर। इसमें भी आएगा अलॉय में और इसमें भी आएगा। इसमें क्या होता है, यस सर। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज मेटल। एटलीस्ट वन मस्ट बी मेटल। अलॉय तब फॉर्म होगा जिसमें कम से कम एक मेटल तो होना चाहिए। अगर एक मेटल नहीं है तो वो अलॉय नहीं है, वो फिर कंपोजिट है। यस सर। ठीक है। alloy is a यस combination सर। of materials which provides a variety of properties and having at least one of them as a metal. It may be homogeneous, non homogeneous, but composite में is homogeneous, non homogeneous. ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन पहला ये डिफरेंस होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जा सकता है। अगर आपने कंपोजिट पे काम किया है तो वाइवा अगर आपने दिया तो मैं तो पक्का क्वेश्चन पहला यहीं से पूछूंगा, व्हाट इज द रेफरेंस बिटवीन द कंपोजिट एंड अलॉय? कंपोजिट में तो सर मेटल की जरूरत नहीं है ना। ना, कंपोजिट में कंपोजिट जो होते हैं वो आपके कई टाइप के होते हैं। मेटल मैट्रिक्स होते हैं, मेटल मैट्रिक्स होते हैं, सेरामिक होते हैं, और पॉलीमर मैट्रिक्स होते हैं। मेटल, पॉलीमर, सेरामिक होते हैं। ठीक है। अगर पॉलीमर जो आपका प्लास्टिक कंपोजिट होगा तो उसमें कौन सा मेटल आपका आएगा? कहीं होगा मेटल? नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि कॉलेज में कई बच्चों ने बनाया था क्या बोलते हैं उसको, वुड पाउडर कंपोजिट, वुड एपॉक्सी कंपोजिट बनाया था कि नहीं बनाया था? तो कहीं इसमें मेटल दिखा था? नहीं दिखा था, है ना? चलिए, तो अगर हम बात करेंगे शेप मेमोरी अलॉयज का, जो बेस्ट स्टार्टिंग जो जहां से आप बोल सकते हो कि रियल पिक्चर में जो आया, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हुआ, वो हुआ आपका जब आपने निकल, टाइटेनियम का और निकल का आपने अलॉय बनाया। और ये जो टाइटेनियम और निकल का जो अलॉय बना वो 1962 में बना, जो कि इक्वी एटॉमिक है। ठीक है। एटॉमिक जो वेट है जो है वो दोनों का सेम है, टाइटेनियम का और निकल का। ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इसके अंदर जो प्रॉपर्टी थी वो दोज प्रॉपर्टीज वर मोस्ट सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट फॉर द एसएमई, शेप मेमोरी अलॉयज के बारे में बात, एसएमई होगा शेप मेमोरी अलॉयज के बारे में। शेप मेमोरी एलिमेंट्स की बात करेंगे तो ये बहुत ही इफेक्टिव एलिमेंट था, अलॉय था, जो कि आपका गोल्ड का, नॉट गोल्ड का, टाइटेनियम का और निकल का बना। और इसको नाम दिया गया निटिनॉल। किसको क्या नाम दिया गया था? निटिनॉल। तो निकल और जो आपका टाइटेनियम का जो अलॉय बना, शेप मेमोरी अलॉय बना, उसको नाम दिया गया निटिनॉल। निटिनॉल तो निकल, एनआई मतलब निकल, टीआई मतलब क्या हो गया? टाइटेनियम, और नॉल का मतलब हो गया जो उसका प्रोड्यूसर था, जिस जहां पर इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है। तो नेवल ऑर्डिनेंस लेबोरेटरी जो थी, नेवल ऑर्डिनेंस लेबोरेटरी में इसको डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा निटिनॉल। ठीक है। इट वॉज मेड फ्रॉम द निकल एंड टाइटेनियम। निकल का नी लिया, टाइटेनियम का टी लिया, टीआई, एंड और जहां पर ये प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कवर की गई थी उस लैब का नाम था नेवल ऑर्डिनेंस लेबोरेटरीज। तो NOL, निटिनॉल इसका नाम दिया गया। और ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज्ड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड शेप मेमोरी अलॉयज है। So you have to remember the name of this material, that is nitinol. Okay? समझ में आया निटिनॉल क्या है? इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे शेप मेमोरी अलॉयज हैं जो कि कॉपर बेस्ड हैं, जिसमें आपका कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम का है, निकल एल्यूमिनियम का है, आयरन, मैग्नीशियम सिलिकॉन का है। Though it should be noted that the nitinol NITI alloy has by
फॉर मोस्ट सुपीरियर प्रॉपर्टीज। तो मोस्ट सुपीरियर प्रॉपर्टीज जो हमारे पास अवेलेबल हैं जिस मटेरियल में या जिस शेप मेमोरी अलॉयज में अवेलेबल है वो आपका क्या है, निटिनॉल। तो ये निटिनॉल आपको याद रखना है इसके अंदर। निटिनॉल इज कंपल्सरी, इट मस्ट बी रिमेंबर टू यू हाउ इट इज, व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट्स और contents of this alloy, whether it is nickel, whether it is aluminium, what are the name, you have to remember the name। ठीक है, निकेल एंड टाइटेनियम ये इसके रॉ मटेरियल जिनसे मिलकर के ये कंपोजिट बना है, सॉरी अलॉय बना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, शांत होकर बैठिए, पता नहीं कहाँ खो गए हो। ठीक है, तो इसके अलावा भी आपको और शेप मेमोरी अलॉयज के नाम याद होने चाहिए, जैसे निकेल और एल्यूमिनियम का शेप मेमोरी अलॉय हो गया, आयरन, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, लेकिन निटिनॉल जो है, NiTi जो है, ये अलॉय बहुत ही इसकी पास जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर प्रॉपर्टी है, इसीलिए हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, ओके। अभी तक हम लोगों ने केवल इसकी हिस्ट्री पढ़ी है और कुछ मेटल के बारे में पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ी है। रिमेंबर, अभी तक इसकी डेफिनेशन नहीं आई है, सिंपल चल रहा है अभी। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है सुन लो। द SME, दैट इज, अगर हम शेप मेमोरी एलिमेंट्स की बात करेंगे, डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ मटेरियल चेंजिंग देयर शेप और रिमेंबरिंग ए पर्टिकुलर शेप एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये काम है इनका। शेप मेमोरी अलॉयज वो अलॉयज होते हैं जो अपनी मेमोरी को, जो अपनी शेप को मेमोराइज कर लेते हैं। और आपको ये भी पता है कि हर एक मटेरियल जो होगा वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपनी शेप को मेंटेन रखता है। क्यों भाई, ये समझ में आया कि नहीं? अगर मैंने मान लिया कि मेरे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और मैंने मान लिया कि -1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो वाटर किस स्टेट में होगा? लिक्विड, गैस, सॉलिड किस स्टेट में होगा? बताइए, व्हाट इज द स्टेट? किस अवस्था में होगा बताओ, किस फेज में होगा? बोलो, मजा नहीं आ रहा तुम लोग यार आंसर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, -1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो वाटर किस स्टेट में होगा? यस सर, मैंने ये बोला है। सर आवाज बहुत कट रही है, फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार। बहुत कट रही है सर। आप सुनो मेरी बात, मैं दोबारा से बोल दे रहा हूँ। 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, सॉरी नॉट प्रेशर है ये, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और -1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे मुझे ये बताओ वाटर किस स्टेट में होता है? सॉलिड में होगा सर। सॉलिड में होगा। तो ऐसे ही क्या होता है, आपके जो शेप मेमोरी अलॉयज होते हैं वो हर एक मटेरियल जो होता है अपनी शेप को चेंज कर लेता है और साथ ही साथ उस, क्या सर स्पीड नहीं आ रही है आपकी तरफ? अरे आ रही है यार रही। मेरी तरफ। वो हर एक पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंगली अपनी शेप को क्या कर लेता है, मेमोराइज कर लेता है। बस उसी कंसेप्ट को यहाँ पर फोकस किया गया है। तो जो शेप मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं, शेप मेमोरी अलॉयज होते हैं, दैट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ ए मटेरियल चेंजिंग देयर शेप और रिमेंबरिंग ए पर्टिकुलर शेप एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन और मेमोरी टेम्परेचर। आप लोगों को पता होगा भाई, जब भी आप लोगों ने आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ा होगा तो उसमें एक अलग स्पेसिफिक टेम्परेचर, अलग परसेंटेज ऑफ कार्बन पे उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या अलग अलग फेजेस उसकी रहती हैं, अलग अलग उसका आपको पता होगा कि अलग अलग उसका क्यूबिक स्ट्रक्चर रहता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ऑस्टेनाइट मिलेगा इस टेम्परेचर पे, या इस कंडीशन के अलॉन्ग हमें डेल्टा फेलाइट मिलेगा या अल्फा फेराइट मिलेगा। ये सारी चीजें रहती हैं कि नहीं रहती हैं? द सेम थिंग, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की बात करेंगे वो अपनी मेमोरी को मेमोराइज कर लेता है, जो अपनी शेप को मेमोराइज कर लेता है उसको उसका ट्रांसफॉर्मेशन या मेमोरी टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही चीज हर एक मटेरियल के पास रहती है। ठीक है, तो द मटेरियल्स विच कैन ओनली एग्जिबिट द शेप चेंज और मेमोरी इफेक्ट वंस आर नोन एज द वन वे SMAs। तो ये हो गया कि अगर मान लिया कि 1 वे का मतलब ये होगा कि आपका जो मेमोरी अलॉय है वो एक बार में ही केवल अपनी शेप को रिमेंबर रख पाएगा। अगर दूसरी बात, रिवर्स मोड में याद नहीं रख पाएगा। आपको पता है कि कुछ प्रोसेस रिवर्सिबल होती है, कुछ प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है, ये पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में। तो रिवर्सिबल में क्या होता है कि अपना जो भी पर्टिकुलर प्रोसेस होता है वो अपनी शेप को या अपनी स्टेट को दोबारा से रीच कर ले, ऐसा ही होता है ना रिवर्सिबल में, उसी पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हो। और रिवर्सिबल में नहीं हो पाते, रीच कर पाते हैं। तो कुछ मटेरियल हमारे ऐसे होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं कि भाई दे कैन ओनली एग्जिबिट द शेप चेंज और मेमोरी इफेक्ट वंस, उनको हम बोलते हैं वन वे SMAs। ठीक है,
तो ऐसे शेप मेमोरी अलॉयज जो केवल अपनी शेप को या अपने मेमोरी को केवल एक वे में ही याद रख पाते हैं, उनको हम बोलते हैं शेप मेमोरी अलॉयज। जब वो वापस आते हैं तो उस अपनी मेमोरी को याद नहीं रख पाएंगे। जब वो जाएंगे तो उसको याद रहेगा, लेकिन जब वो रिवर्स में काम करेंगे तब नहीं रखेंगे। और ऐसे मटेरियल भी होते हैं या बोल सकते हैं वो केवल एक ही शेप को, अपने एक ही शेप को याद रख पाते हैं, एक से ज्यादा शेप को याद नहीं रख पाएंगे। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं वन वे एसएमएस, दैट विल रिमेंबर ओनली वन ऑफ देयर शेप, केवल एक ही को, बार बार को नहीं। अगर हम अगली बात करेंगे तो हाउएवर सम अलॉयज कैन बी ट्रेन्ड टू शो अ टू वे इफेक्ट इन विच दे रिमेंबर टू शेप्स, वन बिलो एंड वन अबव द मेमोरी टेम्परेचर। सपोज किया मैंने आपसे बात की कि ये उसका 3 लेवल की बात करते हैं हम। आई एम जस्ट ड्रॉइंग ए फिगर। यहाँ पे देखो ये लाइन खींची, ये आपका मेमोरी टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर है? आपका मेमोरी टेम्परेचर। अब अगर मान लिया कि मेरे पास कोई मटेरियल ऐसा है जो इस टेम्परेचर के ऊपर तो प्रॉपर्टीज को याद रख लेता है, लेकिन जब इस टेम्परेचर के नीचे जाता है तो अपनी शेप को मेमोराइज नहीं कर पाता है। ये मेमोराइज नहीं कर पाता है, तो ये होते हैं वन वे। और जब ये ऊपर भी और नीचे भी, मेमोराइजिंग टेम्परेचर के ऊपर और मेमोराइजिंग टेम्परेचर के नीचे अपनी शेप को रिमेंबर कर सकता है, याद कर सकता है, मेमोराइज कर सकता है, उनको हम बोलते हैं टू वे। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? टू वे मेमोरीज अलॉय, टू वे। ठीक है, शेप मेमोरी अलॉयज। इज इट क्लियर? बेसिक डिफरेंस बिटवीन वन वे एंड टू वे? यस। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि भाई जो आपके मटेरियल है उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि शेप मेमोरी अलॉयज क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आप लोगों को लिख देनी है उसमें। तो अब कैसे काम करते हैं वही चल रहा है। एट द मेमोरी टेम्परेचर द अलॉय अंडरगोज अ सॉलिड स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल चेंजेस रिजल्टिंग इन अ वॉल्यूम और शेप चेंज, एंड दिस चेंज इन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ थर्मोइलास्टिक मार्टेंसिटिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको पता है कि भाई कभी कोई भी मटेरियल होता है वो आपका ऑस्टेनेटिक फेस में रहता है, कभी आपका मार्टेंसिटिक फेस में रहता है ना। तो हर एक मटेरियल जो होगा वो उस जैसे अगर हम सिंपल आयरन कार्बन डायग्राम में बात करते हैं, स्टील की बात करते हैं, तो मार्टेंसिटिक टेम्परेचर होता है, ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर होता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे उसकी फेजेस अलग अलग होती हैं, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करते हो उसकी जो फेज होती है, उसका जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता जाता है। ठीक है, द सेम थिंग वी आर डिस्कसिंग हियर। तो अगर मेमोरी टेम्परेचर की बात करें तो अलॉय अंडरगोज अ सॉलिड स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल चेंजेस रिजल्टिंग इन अ वॉल्यूम और शेप चेंज, एंड दिस चेंज इन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ थर्मोइलास्टिक मार्टेंसिटिक ट्रांसफॉर्मेशन। थर्मो का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, थर्मो। इलास्टिक का मतलब हुआ कि अगर जैसे ही आप इस टेम्परेचर को ओरिजिनल शेप में ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाते हो तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा से रिग्रेन कर लेता है। ठीक है, जैसे मान लिया कि अभी टेम्परेचर मान लिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, आप 10 से लेकर के 20 तक ले गए, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए। जैसे ही आपने 20 से 10 पर ले गए, वो तुरंत अपनी शेप को क्या कर लेगा? मेमोराइज कर लेगा, वो वहीं तक चले जाएगा। इसीलिए इसको थर्मोइलास्टिक मार्टेंसिटिक ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा है। ठीक है, द इफेक्ट अकर्स एज अ मटेरियल हैज, देखो ये थोड़ा डिटेल में है, ये थोड़ा डिटेल्ड में है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप कुछ लोग इस पे थोड़ा सा प्रोजेक्ट का काम भी कर सकते हो। जिनको लगता है इंटरेस्टिंग, दे कैन वर्क ऑन दिस, वो उस पर काम भी कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से रिसर्च पेपर टाइप का मैं बता रहा हूं आपको। दिस इफेक्ट अकर्स एज अ मटेरियल हैज अ मार्टेंसिटिक माइक्रोस्ट्रक्चर बिलो द ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय जिगजैग अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स नोन एज ट्विन्स। अब एक बात, मेरी बात सुनो। मैंने आपको पढ़ाया था ट्रिपल टी डायग्राम, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? ट्रिपल टी कर पढ़ाया था, नोज कर पढ़ाया था, इस तरीके का। तो मैंने आपको अलग अलग कूलिंग रेट बताए थे, कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? एक नोज कर्व इस टाइप का बना था, है ना। यहाँ पे मार्टेंसिटिक था, यहाँ बीच में ये बेनाइट होता था, एक तरफ परलाइट होता था, याद आ रहा है कुछ? और यहाँ पे आपका क्या होता था? ऑस्टेनाइट होता था। तो अगर आप अलग अलग कूलिंग रेट से कूल करते थे तो कहीं आपको मार्टेंसाइट फॉर्म होता है, कहीं मार्टेंसाइट फॉर्म होता है कम टेम्परेचर पे, जब कूल करेंगे इसको अलग अलग कूलिंग रेट से, है ना। कभी मार्टेंसाइट, कभी आपको बेनाइट फॉर्म होता है, कभी आपको परलाइट मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहे हैं? ये आपके अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, तो माइक्रो स्ट्रक्चर आपका चेंज हो जाएगा। तो ये क्यों चेंज हो रहा है? द इफेक्ट अकर्स एज अ मटेरियल हैज अ मार्टेंसिटिक माइक्रो स्ट्रक्चर बिलो द ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर। मान लिया कि कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद आपका मटेरियल का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ठीक है, तो वहां पर उसका जो अरेंजमेंट होता है थोड़ा जिगजैग टाइप का हो जाता है। वो कैसे होगा वो आगे दिखाते हैं हम आपको। इसके बाद हालांकि ज्यादा चीजें डिस्कस नहीं है। द मार्टेंसिटिक स्ट्रक्चर इज रिलेटिवली सॉफ्ट, हालांकि इसमें मुझे थोड़ा डाउट है
ये सॉफ्ट नहीं होता, ये थोड़ा हार्ड होता है मार्टेनसिटिक जो होता है ना। एंड इज इजिली डिफॉर्म बाय रिमूविंग द ट्विंस स्ट्रक्चर। द मटेरियल हैज अ ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर, जो मटेरियल का ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर होगा एबव द मेमोरी टेम्परेचर विच इज मच स्ट्रॉन्गर। अच्छा, ये जो बात करते हैं स्ट्रॉन्गर, उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे नहीं है, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो ये प्रॉपर्टीज वाइज है, स्ट्रेंथ वाइज नहीं, प्रॉपर्टीज वाइज। ठीक है, मेमोरी को रिमेंबर रखने की बात कर रहा हूं मैं, मेमोरी को रिमेंबर रखने की बात, कि वो उस मेमोरी को वो रिमेंबराइज कर ले। ठीक, टू चेंज फ्रॉम द मार्टेनसाइट और डिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर टू द ऑस्टेनेटिक शेप, द मटेरियल इज सिंपली हीटेड थ्रू द मेमोरी टेम्परेचर। वही है, मेमोरी टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा हूं कि आपका मटेरियल जो, जैसे मैंने मान लिया कि आपका मटेरियल ऑस्टेनाइट था और मैंने इसको कूल किया, ठीक है, ऑस्टेनाइट से मुझे मार्टेनसाइट मिल गया, और अब अगर मैं इसको दोबारा से हीट करूंगा तो उस पर्टिकुलर ओरिजिनल टेम्परेचर तक मैं अगर इसको ले जाता हूं तो दोबारा से वो ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये चीजें हैं कि भाई जो मटेरियल है वो अलग अलग टेम्परेचर पे वो अपनी अलग अलग शेप मेंटेन करता है और अलग अलग प्रॉपर्टीज उसके पास होती है, तो उन प्रॉपर्टीज को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आई एम जस्ट शोइंग द कूलिंग डाउन अगेन रिवर्ट्स द अलॉय टू द मार्टेनसिटिक स्टेट एज शोन इन द फिगर। इस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, तो मैं आई एम जस्ट डिस्कसिंग द कूलिंग स्टेट और कूलिंग डाउन कवर्स। ये आपका मान लिया कि लो टेम्परेचर ट्विन्ड मार्टेनसाइट है आपका, दिस इज लो टेम्परेचर ट्विन्ड मार्टेनसाइट। ठीक है, ट्विनिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा। हीट और कूल थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर, यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर को आपको हीट कर रहे हो उससे या कूल कर रहे हो। हाई टेम्परेचर ऑस्टेनाइट, जब आप इसको हीट करते हो इस तरीके से, जब आपने हीट किया तो वो जो ट्विंस फॉर्म हो गए हैं, ट्विंस का मतलब है उसके स्ट्रक्चर में जो जिगजैगनेस आपको देखने को मिल रही है ना। आप लोगों ने देख रहा हो कि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो यहां से हट गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारे एक ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं और ये वाले बीच वाले मॉलिक्यूल्स अलग अलग शेप में एक ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं ना, और ये वाले हालांकि इनके बीच में गैप मेंटेन हो गया है, तो ये जिगजैग ऑर्डर है इनका, जिगजैग एक तरीके से ट्विनिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जिगजैग ऑर्डर में हो गया। और जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, हीटिंग की इनकी, जब आप हीट कर रहे हो इनको ऊपर से नीचे, तो हीट करने के बाद ये इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, दैट इज द ऑस्टेनाइट इज यू कैन से क्लियरली ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर यू आर लुकिंग हियर। एक मिनट, ठीक है, तो ये यहां पे आप लोग क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हो। तो ये क्या है, जैसे ही आपने, जैसे मान लिया कि ये इनिशियल स्टेट थी आपका ऑस्टेनाइट का स्ट्रक्चर, जिसमें मॉलिक्यूल्स आपके इस तरीके से अरेंज है। अब आपने जब कूलिंग की इनकी, जैसे ही आपने कूलिंग की तो आपने ये देखा कि भाई यहाँ पे ट्विनिंग्स फॉर्म हो गई है। जब मार्टेनसाइट जब फॉर्म हुआ तो थोड़ी सी ट्विनिंग देखने को मिली। ट्विनिंग का मतलब होगा कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं, है ना। कुछ मटेरियल्स यहाँ पे बीच में गैप देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये परफेक्टली ऑर्डर में अरेंज हो गए। सेम मटेरियल के जो सेम मॉलिक्यूल्स जो है वो इस ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं। ठीक है, तो दिस इज द चेंज इन द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द शेप मेमोरी इफेक्ट। शेप मेमोरी इफेक्ट, अब ये शेप मेमोरी इफेक्ट क्या है कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका मटेरियल उस पर्टिकुलर स्टेट को, उस पर्टिकुलर शेप को रिमेंबर करेगा, उसको मेमोराइज कर लेगा। कैसे, मैं अब मान लिया एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि मान लिया ये कंडीशन है 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, और ये कंडीशन है मान लिया कि ये आपका फॉर एन एग्जांपल ये आपका मान लिया 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो जब आप इसको 800 से 45 पे ले जाओगे तो आपके मॉलिक्यूल इस ऑर्डर में ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे, और जब आप इसको हीट करके इस स्टेट में लेके जाओगे तो आपके मॉलिक्यूल इस ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उस शेप को मेमोराइज कर लेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। अगला देखते हैं। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। दिस इज द बेसिक व्हाट एवर वी हैव डिस्कस। ठीक है, जो भी चीजें हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो ये है कि शेप मेमोरी एलॉयज क्या होते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, किस किस मटेरियल के बने होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कहां कहां यूज किए जाते हैं। तो अगर हम बात करेंगे मेडिकल एप्लीकेशन की, ठीक है, मेडिकल में इसको यूज किया जाता है शेप मेमोरी एलॉयज को, तो मेडिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो क्वाइट फॉर्चुनेटली निटिनॉल इज अ बायो कंपेटिबल मटेरियल। ये जो आपका निकल और निटिनॉल जो है, निकल टाइटेनियम जो अलॉय है, वो आपका बायो कंपेटिबल है, मतलब आपका जो बॉडी है उसके अंदर भी ये अच्छे से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, दैट्स वाई वी कैन यूज दिस मटेरियल निटिनॉल इन योर बॉडी विदाउट एनी एडवर्स रिएक्शन। ठीक है, इट हैज अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन द बायोमेडिकल इंडस्ट्री। ठीक है, तो पहला हम अगर बात करेंगे बायोमेडिकल इंडस्ट्री के अंदर, तो इसमें सबसे पहले स्टैंड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि हमारे पास रिंग होती है शेप मेमोरी एलॉयज की, वायर होल्ड अप पॉलीमर ट्यूब टू ओपन और ब्लॉक्ड वेन। जब कभी ऐसा होता है कि हमारी जो नस होती है, वेन जो होती है, ये वेन जब हमारी ब्लॉक हो जाती है,
तो इसको ओपन करने के लिए, इसको अनब्लॉक करने के लिए हम इंस्टेंट्स का यूज करते हैं। अब ये काम कैसे करता है सुन लो। आपको मैंने बताया था कि ये जो आपके शेप मेमोरी अलॉयज होते हैं, इसमें रिंग डाल देते हैं, निटिनॉल की रिंग्स डाल देते हैं, और इसके चारों ओर अभी डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको, वहां से आप लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा। तो ये जो रिंग होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और एक्सपेंड होती हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। भाई मैंने आपको बताया कि ये जो मटेरियल होता है, निटिनॉल जो होता है, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली अपनी शेप को रिएक्ट करता है। भाई एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से हो सकता है। तो जब रिंग है वो आपकी रिंग का डायमीटर बढ़ भी जाएगा, घट भी जाएगा। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, आपकी जो ब्लॉक्ड वेन होती है, जो आपकी नस कभी कभी ब्लॉक हो जाती है, मान लिया उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, तो उस ब्लॉक्ड वेन को ओपन करने के लिए हम लोग इंस्टेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे अभी दिखाऊंगा। ब्लड फिल्टर्स, ब्लड फिल्टर में भी इसको यूज किया जाता है। बोन प्लेट के टाइम पे भी, जब आपको पता है कि हड्डी आपकी ब्रेक हो जाती है ना, आपकी बोन ब्रेक हो जाती है, तो उस बोन को रिस्टोर करने के लिए हम इसका निटिनॉल का यूज करते हैं। ये आपका शेप मेमोरी अलॉयज का यूज करते हैं। which will contract upon the transformation to pull the two ends of the broken vein in closer contact and encourage more rapid healing। तो आपकी जो बोन है वो बहुत जल्दी जुड़ती है। निटिनॉल जो आप मटेरियल जब आप यूज करोगे, तो ये क्या करेगा, एक तरीके से ये किसका काम करेगा, बोन प्लेट का काम करेगा। अब डायग्राम आप देखो तब आपको चीजें समझ में आएंगी। दिस इज डायग्राम, ये आपको फिगर दिख रहा है। तो इसमें क्या किया गया है, ये वायर आपको बीच में दिख रहे होंगे, ये वाले वायर ब्लैक कलर के, है ना। ये वायर क्या है, ये आपके शेप मेमोरी अलॉयज के वायर है, रिंग है, एक तरीके से बोल सकते हो रिंग है। और इसके ऊपर ये पॉलीमर की लेयर चढ़ा दी गई है, ये पॉलीमर की लेयर चढ़ा दी गई है। जैसे ही अब आप इसको हम क्या डालते हैं, वेन के अंदर डालते हैं, अपने वेन्स के अंदर डालेंगे। अब इसका टेम्परेचर पहले होगा कम, जब इसका टेम्परेचर कम होगा तो इसका डायमीटर होगा कम, इसका डायमीटर भी कम होगा। और जैसे ही ये हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, हमारी वेन्स के पास जाएगी, तो ये हाई टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। इसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। तो जो वेन ब्लॉक हो चुकी है वहां से ये बाईपास कर देगा, और जो भी ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो दिस reinforced vascular graft contain rings of shape memory alloy wire which will open out the polyester tube on warming with warm solution once in situ and this ये आपका जो डायग्राम दिया गया है, this is the Tony Hansen Medical Limited, ये this is the diagram। ओके, चलिए बाकी और एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। या एक और दिखा देता हूं जो रह गया है, बोन जो है हमारी, उस बोन को किस तरीके से करेक्ट किया जाएगा। ये आप प्लेट देख रहे हो, निटिनॉल की बोन प्लेट है। ठीक है, अब ये काम कैसे करती है सुन लो। जैसे ये आपकी बोन, मान लिया कि यहां पर फ्रैक्चर हो गया और ये उसका दूसरा एंड है। हेलो, अरे आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ, तो ये आपकी बोन थी पूरी, पहले क्लियर थी बोन, अब ये ब्रेक हो गई, यहाँ पे ब्रेक हो गया, हड्डी आपकी टूट गई है ना, ये आपकी ब्रेक हो गई। तो हम क्या करते हैं, इस प्लेट को यहां और यहां फिक्स कर देंगे, इन दोनों एंड में फिक्स कर देंगे। आपने इस प्लेट को यहां लगा दिया, ठीक है, यहां लगा दिया। अभी ये कम टेम्परेचर पे थी। अब जैसे जैसे करके हम जब इसमें थोड़ी सी हीटिंग करते हैं, थोड़ा सा हीटिंग करेंगे, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे करके हीटिंग की वजह से ये मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट होगा और इस हड्डी को, इस बोन को इसकी तरफ क्या करेगा, आपस में इनको खींचेगा। तो खींचने से क्या होगा कि इनके बीच का जो गैप होगा वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, और एक टाइम के बाद ये हड्डियां क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, एक तरीके से जुड़ जाएंगी, ज्वाइन हो जाएंगी। दिस इज द वे हाउ डज यू कैन से हाउ डज अ शेप मेमोरी अलॉयस वर्क। ठीक है, तो ये दिस इज द डायग्राम, निटिनॉल बोन प्लेट that has been heat treated such that the center part changes from its deformed shape top। ठीक है, इस तरीके से ऐसे चेंज हो जाता है, ऐसी शेप से बाद में ये ऐसे चेंज हो जाता है। एक मिनट, इनिशियल शेप ये थी और बाद में ये ऐसे शेप हो जाएगा टू इट्स शेप मेमोरी बॉटम पॉइंट व्हेन वार्म। जब आप इसको गर्म करोगे तो इस तरीके से चेंज होगा विद सलाइन सॉल्यूशन, thus drawing the two ends of the fracture closer together। The modulus of this material has also been closely matched to that of the human body। अगली बात ये भी है कि इसका मॉडल जो होना चाहिए वो ह्यूमन बॉडी के साथ मैच होना चाहिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो भी चीजें। अब पता चला कि ये तो बहुत जल्दी से उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जबकि बोन जो है वो बोन आपकी इतनी जल्दी, उसकी इतनी फ्लेक्सिबल है ही नहीं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसका जो इलास्टिक मॉडुलस है उसके साथ भी इसको मैच होना चाहिए। ठीक है, तो दिस फिगर इज टेकन फ्रॉम द टोनी हैंसन
मेडिकल लेबोरेटरी। ठीक है, चलिए तो ये वाली क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। द रेस्ट थिंग और द रेस्ट एप्लीकेशन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।